प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में साझा किए विचार। देश के नव निर्माण के लिए लोगों को किया प्रेरित। भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली के भ्रमण को बताया जीवन का यादगार पल। साप्ताहिक अवकाश के बाद कल से विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का नामांकन फिर होगा शुरू। प्रथम चरण के नामांकन पत्रों की भी होगी जांच। शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद। धनबाद में अंतर्राज्यीय बैठक, समन्वय पर जोर। अब तक लगभग 57 करोड़ 66 लाख रुपए की अवैध सामग्री और नकदी जब्त। और इरफान अंसारी की कथित अमर्यादित टिप्पणी मामले में मुश्किलें और बढ़ने के आसार। जामताड़ा में मामला दर्ज। राष्ट्रीय एसटी आयोग ने राज्य के आला अधिकारियों से जांच रिपोर्ट की तलब। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी पर मासिक मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विविध विषयों पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने पिछले वर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली ऊली हातू दौरे को अपने जीवन का सबसे यादगार पल बताया। अगर आप मुझसे पूछे कि मेरे जीवन के सबसे यादगार पल क्या रहे, तो कितने ही वाक्य याद आते हैं, लेकिन इसमें भी एक पल ऐसा है जो बहुत खास है। वो पल था जब पिछले साल 15 नवंबर को मैं भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर उनकी जन्मस्थली झारखंड के उलीहातू गांव गया था। इस यात्रा का मुझ पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। मैं देश का पहला प्रधानमंत्री हूं जिसे इस पवित्र भूमि की मिट्टी को अपने मस्तक से लगाने का सौभाग्य मिला। उस क्षण मुझे न सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम की शक्ति महसूस हुई, बल्कि इस धरती की शक्ति से जुड़ने का भी अवसर मिला। मुझे एहसास हुआ कि कैसे एक संकल्प को पूरा करने का साहस देश के करोड़ों लोगों का भाग्य बदल सकता है। साथियों, भारत में हर युग में कुछ चुनौतियां आई और हर युग में ऐसे असाधारण भारतवासी जन्मे जिन्होंने इन चुनौतियों का सामना किया। आज की मन की बात में मैं साहस और दूरदृष्टि रखने वाले ऐसे ही दो महानायकों की चर्चा। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में साइबर अपराध जैसे विषयों की भी चर्चा की। श्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड और वोकल फॉर लोकल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता का यह अभियान अब जन आंदोलन बन चुका है और देश हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल कर रहा है। अब आत्मनिर्भर भारत अभियान एक जन अभियान बन रहा है। हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। जैसे इसी महीने लद्दाख के हानले में हमने एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग टेलीस्कोप मैस का भी उद्घाटन किया है। ये 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जानते हैं इसकी भी खास बात क्या है? ये मेड इन इंडिया है। सोचिए, जिस स्थान पर -30 डिग्री की ठंड पड़ती हो, जहां ऑक्सीजन तक का अभाव हो, वहां हमारे वैज्ञानिकों और लोकल इंडस्ट्री ने वो कर दिखाया है जो एशिया के किसी देश ने नहीं किया। हानले का टेलीस्कोप भले ही दूर की दुनिया देख रहा हो, लेकिन ये हमें एक चीज और भी दिखा रहा है, और ये चीज है आत्मनिर्भर भारत का सामर्थ्य। साथियों, मैं चाहता हूं आप भी एक काम जरूर करें। आत्मनिर्भर होते भारत के ज्यादा से ज्यादा उदाहरण, ऐसे प्रयासों को शेयर करिए। आपने अपने पड़ोस में कौन सा नया इनोवेशन देखा? किस लोकल स्टार्टअप ने आपको सबसे ज्यादा इंप्रेस किया? हैशटैग आत्मनिर्भर इनोवेशन के साथ सोशल मीडिया पर ये जानकारियां लिखिए
और आत्मनिर्भर भारत का उत्सव मनाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि 31 अक्टूबर को स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाएगी। इस बार 31 अक्टूबर को दीपावली भी मनाई जानी है। इस कारण राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में 29 अक्टूबर को ही रन फॉर यूनिटी का आयोजन होगा। मैं देश के लोगों को एक जरूरी जानकारी भी देना चाहता हूं। इस बार 31 अक्टूबर को सरदार पटेल जी की जयंती के दिन ही दीपावली का पर्व भी है। हम हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन करते हैं। दीपावली की वजह से इस बार 29 अक्टूबर यानी मंगलवार को रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाएगा। मेरा आग्रह है ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसमें हिस्सा लीजिए। देश की एकता के मंत्र के साथ ही फिटनेस के मंत्र को भी हर तरफ फैलाइए। 2 दिनों के साप्ताहिक अवकाश के बाद कल से दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव का नामांकन फिर से शुरू होगा। 38 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवार 29 अक्टूबर तक पर्चे दाखिल कर सकेंगे, जबकि 1 नवंबर तक नाम वापसी की तिथि निर्धारित है। इस बीच पहले चरण के चुनाव के लिए दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की कल जांच होगी और प्रत्याशी 30 अक्टूबर तक नाम वापस ले सकेंगे। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने बताया कि प्रथम चरण के 43 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 805 नामांकन दाखिल किए गए हैं। उनमें सर्वाधिक 32 नामांकन पूर्वी और पश्चिमी जमशेदपुर में हुए हैं। वहीं सबसे कम नामांकन सिमरिया और खूंटी में 11 दर्ज किए गए हैं। था तो टोटल नंबर ऑफ नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स की संख्या 805 है। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स जमशेदपुर ईस्ट में 32 और जमशेदपुर वेस्ट में 32। सबसे कम नॉमिनेटेड कैंडिडेट की संख्या सिमरिया में 11 और खूंटी में 11। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव पर जोर दिया है। रांची के धुर्वा स्थित निर्वाचन सदन में पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के खिलाफ अब तक 19 प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। दूसरी ओर आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक राज्य में 57 करोड़ 66 लाख रुपए की अवैध सामग्री और नकदी की जब्ती की गई है। लोहरदगा अंतर्गत कुडू थाना क्षेत्र के चेटर मोड़ जिंगी मुख्य पथ पर जिंगी बगीचे के समीप एफएसटी टीम ने वाहन जांच के दौरान बकरी लदे वाहन से नकद 1,91,000 रुपये बरामद किया है। वाहन में सवार लोग नकद राशि के संबंध में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए और न ही इस संबंध में कोई वैध कागजात एफएसटी टीम को दिखा पाए। टीम ने इसके बाद राशि को जब्त करते हुए जिला कोषागार में जमा कर दिया। उत्तरी छोटानागपुर के प्रमंडलीय आयुक्त पवन कुमार ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर झारखंड और पश्चिम बंगाल के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ धनबाद में समीक्षात्मक बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि वे हर हाल में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने को लेकर तत्पर रहें। बाद में आयोजित इस उच्च स्तरीय समीक्षात्मक बैठक में विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर काफी देर चर्चा हुई। इस दौरान उत्तरी छोटानागपुर के प्रमंडलीय आयुक्त पवन कुमार ने झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों के प्रशासनिक तथा पुलिस अधिकारियों को सीमा क्षेत्रों में चौकसी बढ़ाने और सभी गतिविधियों पर नजर रखने की हिदायत दी। और खासकर जिस दिन हमारी पोलिंग एक्टिविटी रहती है, हम लोग मैक्सिममली सैनिटाइज कैसे कर सकें, इन्फिल्ट्रेशन को रोक सकें, इलीगल जो भी ट्रेड्स या आर्म्स हो या लीकर हो या उसको कैसे कंट्रोल कर सकें, इस संबंध में सबको निर्देश दिया गया है। प्रमंडलीय आयुक्त ने होटल और ढाबों पर भी विशेष नजर रखने का निर्देश दिया ताकि किसी भी प्रकार के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाए जा सके।
बंगाल प्रशासन को भी निर्देशित किया गया है कि वे सीमा पर लगने वाले मिरर चेक पोस्ट को और भी सक्रिय बनाएं। होटल्स हैं, ढाबा है, उन पर सघन निगरानी, सघन उनकी जांच, ताकि वहां से कोई इलिसिट लीकर या किसी चीज का अवैध कारोबार नहीं हो। इस उच्च स्तरीय बैठक में बोकारो रेंज के डीआईजी सुरेंद्र कुमार झा, धनबाद उपायुक्त माधवी मिश्रा, बोकारो उपायुक्त विजय जाधव, धनबाद एसएसपी एचपी जनार्दनन, डीआईजी सीआरपीएफ ब्रजेश सिंह और बोकारो एसपी मनोज स्वर्गियारी समेत पश्चिम बंगाल के सभी सीमावर्ती क्षेत्र के प्रशासनिक तथा पुलिस अधिकारी मौजूद थे। धनबाद से अजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। झारखंड के 81 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी समर की भूमि लगभग तैयार हो चुकी है। रांची में भी 13 नवंबर को पहले चरण के चुनाव के सिलसिले में मतदान होगा। इस विधानसभा सीट पर एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच मुख्य मुकाबला होने के आसार हैं। झारखंड के रांची विधानसभा सीट की बात करें तो अब तक ये बीजेपी की दबदबे वाली सीट मानी जाती है, क्योंकि यहां से बीजेपी 1990 से जीतते आई है। झारखंड विधानसभा चुनाव में रांची विधानसभा क्षेत्र में चुनाव काफी रोमांचक होने वाला है। इस सीट से एक बार फिर से बीजेपी ने 6 बार के विधायक रह चुके सीपी सिंह और वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद महुआ माझी को चुनाव मैदान में उतारा है। हालांकि वर्ष 2019 के चुनाव में सीपी सिंह ने महुआ माझी को 5,904 वोटों के अंतर से पराजित किया था। रांची विधानसभा सीट की बात करें तो 1990 से लगातार बीजेपी जीतती आई है। वर्ष 2000, 2005, 2009, 2014 और 2019 में बीजेपी को जीत मिलती रही है। रांची विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार सीपी का आरोप है कि पिछले 5 साल में जेएमएम की सरकार ने प्रदेश को लूटने का काम किया है। झारखंड की वर्तमान जेएमएम, कांग्रेस और राजद की सरकार ने जो गलत किया है उसको मैं ठीक करने का काम करूंगा। हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली सरकार आती है, बालू गायब हो जाती है। हमारी सरकार थी, बालू खुलेआम मिल रहा था। ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद और रांची विधानसभा सीट की प्रत्याशी महुआ माझी ने कहा, रांची बीजेपी का गढ़ रहा है। विकास के मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जा रही हैं। इस बार चुनाव में जीत का दावा कर रही हैं। जनता चाहती है कि बदलाव हो। यहाँ पर पिछले 30 साल से जिस जनप्रतिनिधि को उन्होंने चुना है, उन्होंने क्या किया है? एक भी काम ऐसा गिना है जो लगता है कि राजधानी है। रांची की कुल आबादी 3,78,055 है। इनमें से 1,91,524 पुरुष और 1,86,500 महिलाएं हैं। थर्ड जेंडर के 31 मतदाता हैं। रांची की 43.1% आबादी शहरी और 56.9% ग्रामीण इलाकों में रहती है। जिले की साक्षरता दर 76.06% है। पुरुषों में शिक्षा दर 72.59% और महिलाओं में 58.21% है। इस बार भाजपा ने 6 बार के विधायक रह चुके सीपी सिंह और जेएमएम ने राज्यसभा सांसद महुआ माझी को चुनाव मैदान में उतारा है। दोनों राजनीतिक पार्टियों के नेता जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि जनता का जनादेश किसे मिलेगा ये तो 23 नवंबर के मतगणना के बाद ही पता चल पाएगा। सोमेश पटेल, टीडी न्यूज। राज्य में चुनावी सरगर्मी शवाब पर है और बयानबाजी तेज है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने दूरदर्शन से खास बातचीत में भरोसा जताया कि विधानसभा चुनाव में इंडी गठबंधन को जनता का व्यापक समर्थन किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, चुनाव का समय तो कम बचा है, किस तरह की तैयारी? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय नेता से लेकर के और पंचायत स्तर के बूथ स्तर के नेता चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। और हम लोग हमेशा जो हमारा संगठनिक ढांचा है, जो संगठनिक स्वरूप है, उसको मजबूत करने में अपनी क्षमता का उपयोग करते हैं। इस चुनाव पर एक आरोप और लगता है बांग्लादेश घुसपैठ का, क्या मानते हैं आप? देखिए, ये तो एक परसेप्शन बनाने का साजिश है भारतीय जनता पार्टी का। जहाँ जहाँ चुनाव होता है, जब जब चुनाव होता है,
तो पहले पाकिस्तान की एंट्री होती थी, फिर चाइना की एंट्री होती थी, लेकिन अब एक नया देश जो राजनीतिक में जिसका प्रवेश हुआ है वो बांग्लादेश है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि दाना तूफान से भी खतरनाक है झारखंड सरकार। देखिए, अब एक कहावत है ना कि जाकी रही भावना जैसी, तो अगर ऐसा ही है, इस सरकार की चिंता अगर उनको इतना ही है, तो जब वो आम जनों के बीच में जाते हैं तो उनको वहीं पे जवाब मिल जाता है, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे नौजवान हों, चाहे जो सरकारी नौकरी से रिटायर लोग हों, चाहे वो पुलिस के आदमी हो, चाहे वो होम गार्ड के आदमी हो, सभी लोगों के द्वारा उनको जवाब मिलते रहा है, तो उनको ये तकलीफ तो होगी। हेमंता विश्व शर्मा कह रहे हैं कि जो जीएमएम की सूची आई है उसमें वंशवाद की राजनीति दिखती है। अरे किस मुंह से ये लोग वंशवाद की बात करते हैं? किस मुंह से? भारतीय जनता पार्टी की भी सूची आप देख रहे होंगे। और जहां तक वंशवाद की बात है, तो आप किसी परिवार को गाली नहीं दे रहे हैं, आप उस क्षेत्र की जनता को गाली दे रहे हैं जिनके द्वारा वो लोग चुन के आते हैं। किस तरह का जीत का दावा है, और राज्य में अगर फिर से आप सरकार बनाते हैं तो पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? देखिए, अगर मगर का कोई बात नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में इस राज्य में सरकार बन रही है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं हेमंत सोरेन जी, वो इस राज्य के मुखिया बनेंगे। उनके नेतृत्व में और माननीय शिबू सोरेन जी के मार्गदर्शन में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और लोगों का जो आशीर्वाद है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन को मिलेगा। तो आप साफ तौर पे सुन रहे थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे को, जिनका साफ तौर पे कहना है कि 5 साल में जो विकास हुए हैं, इन मुद्दों को लेकर जीएमएम ग्राउंड जीरो पर काम कर रही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर एक बार फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा सत्ता पे वापस आएगी। अपने कैमरा सहयोगी विकास के साथ सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, रांची। भाजपा नेत्री सीता सोरेन पर कथित अमर्यादित बयान मामले में जामताड़ा विधायक सह मंत्री इरफान अंसारी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। इस मामले में जहां श्री अंसारी भाजपा के निशाने पर हैं, वहीं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी झारखंड के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, गृह विभाग की प्रधान सचिव, जामताड़ा के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर 3 दिनों में जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है। इधर जामताड़ा में इरफान अंसारी के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का केस भी दर्ज कराया गया है। श्री अंसारी की ओर से भी इस मामले में शिकायत दर्ज कराई गई है। इधर अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने कहा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों द्वारा किसी की भावना को आहत करने वाले बयान से बचना चाहिए। रांची के धुरवा स्थित निर्वाचन सदन में पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि ऐसा बयान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है और इसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई होगी। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि इस संबंध में पूर्व में ही एडवाइजरी जारी की जा चुकी है। चुनाव आयोग के इस दिशा निर्देश को दोबारा राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को उपलब्ध कराया जा रहा है। को गुमराह करने के उद्देश्य से कोई भी गलत बयानबाजी नहीं करेंगे। तो किसी अन्य नेताओं या कार्यकर्ताओं के निजी जीवन के पहलू से जो संबंधित हो, उसके बारे में किसी तरह की आलोचना नहीं की जाएगी। इस तरह के और गाइडलाइंस हैं जो ईसीआई के द्वारा दिए गए हैं, तो वो कॉपी हम आपको दे रहे हैं। ये 1 मार्च 2024 का है। तो ये एडवाइजरी यहाँ सीओ ऑफिस के द्वारा भी सभी पॉलिटिकल पार्टीज और जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स हैं उन्हें अवेलेबल करवाया जाएगा, ताकि वो भी सब इसके बारे में जानकारी रखें, क्योंकि कुछ भी इसका उल्लंघन होता है तो वो एमसीसी वायलेशन का मामला बनेगा और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। राज्य में लोकतंत्र के महापर्व के साथ ही इस बार पर्व त्योहार की भी धूम होने वाली है। रांची जिला प्रशासन की ओर से दीपावली, काली पूजा, छठ महापर्व और प्रकाश पर्व को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। आयुक्त वरुण रंजन की अध्यक्षता में पुलिस प्रशासन, नगर निगम और आयोजन समिति के सदस्यों की बैठक हुई।
इस दौरान पर्व त्योहारों में साफ सफाई और लाइट की व्यवस्था समेत कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। बैठक के बाद उपायुक्त वरुण रंजन ने बताया कि मूर्ति के विसर्जन के लिए रूट तय किए गए हैं। उन्होंने बताया कि छठ महापर्व को देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर 3 कैटेगरी में छठ घाट को वर्गीकृत किया गया है। छठ व्रती और आगंतुकों को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए साफ सफाई और लाइट की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। प्रकाश पर्व को देखते हुए ट्रैफिक और साफ सफाई के लिए भी कई निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने अपने जो अलग अलग उनका प्रोग्राम है उसको उन्होंने बताया है कि 14 तारीख और 15 तारीख को किया जाएगा। तो उसमें भी जो फोर्स मजिस्ट्रेट डेपुटेशन है, ट्रैफिक की व्यवस्थाएं हैं, साफ सफाई है, उन सभी को लेकर के चर्चाएं हुई हैं और कुछ एक अलग अलग लोकेशंस पे जो कमियां हैं उसके बारे में भी लोगों ने बताया है। तो उन लोकेशंस पे हमारी टीम जा करके उन कमियों को दूर कर लेगी। समय रांची के उपायुक्त ने कहा कि चूंकि राज्य में विधानसभा चुनाव के तहत आदर्श आचार संहिता लागू है, इसलिए आयोजन समिति को आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए पर्व त्योहार मनाने के निर्देश दिए गए हैं। एमसीसी के गाइडलाइंस हैं उसके अनुरूप वो लोग चीज़ों को करें, ठीक है, एमसीसी के गाइडलाइंस का पालन करें। साथ ही साथ जो पॉलिटिकल कलर या बाकी चीज़ें होती हैं उन चीज़ों के संबंध में जो ईसीआई का गाइडलाइंस है उसके बारे में भी उन लोगों को बता दिया गया है और उनको यह भी कहा गया है कि कहीं पे अगर उनको कोई कन्फ्यूज़न होता है तो एडीएम लॉ एंड ऑर्डर या एसडीओ से संपर्क कर लें। विधानसभा चुनाव के रूप में लोकतंत्र के महापर्व के साथ ही पर्व त्योहार की खुशियां निश्चित रूप से इस बार कुछ खास देने वाली हैं। रांची से सरिता की रिपोर्ट। रांची के मोरहाबादी मैदान में चल रहे झारखंड आईएएस ऑफिसर्स वाइफ्स एसोसिएशन जेसेवा के 5 दिवसीय जेसेवा दीपावली मेला का आज आखिरी दिन है। मोरहाबादी मैदान में चल रहे 5 दिवसीय जेसेवा दीपावली मेला में बारिश के बीच लोगों की भीड़ उमड़ रही। जेसेवा मेला की प्रतिनिधि निकी टोप्पो ने बताया कि इस 5 दिवसीय मेला में 240 स्टॉल लगाए गए हैं। झारखंड समेत विभिन्न राज्यों से आए बुनकर और शिल्पकार इसमें हिस्सा ले रहे हैं। महिलाओं को भी इससे बड़ा मंच मिल रहा है। लोकल आर्टिजन्स जाते हैं जिसमें कि हम लोग हर महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे उनको प्रोडक्ट्स लगाने का मौका, उन्हें अवसर और प्लेटफॉर्म अच्छा मिलता है। स्टॉल्स लोकल जैसे खूंटी के हो गए, गुमला, लोहरदगा, आपका छत्तीसगढ़ और डिफरेंट स्टेट्स के हैं, वेस्ट बंगाल हो गए, उत्तर प्रदेश, साउथ के हैं कुछ। तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, हैंडमेड प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। जेसेवा दीपावली मेला में मड़ुआ के केक, बिस्किट, ब्रेड और लड्डू की भी लोग खरीदारी कर रहे हैं। मैसूर, जयपुर, कश्मीर, नागपुर, सिलीगुड़ी और भागलपुर के हैंडलूम वर्क भी लोगों को खूब भा रहे हैं। बारिश के बावजूद बिक्री अच्छी होने से बुनकर और शिल्पकार काफी उत्साहित हैं। जहाँ पे हम मड़ुआ का विभिन्न प्रकार की व्यंजन बनाए हैं, जैसे मड़ुआ यहाँ पे कुकीज देख लीजिए, और फिर उसके बाजरा का कुकीज है, और ये मड़ुआ का ब्रेड है, और यह मड़ुआ का केक बनाए हैं, और महुआ जो अभी नया में स्टार्ट किए हैं, महुआ का केक बनाए हैं। ये पेंटिंग है जो पहले जमाना में ये लोग डेकोरेशन के जगह पे दीवार में लोग बनाया करते थे हमारे गाँव घर में। तो ये मिथिलांचल का बहुत फेमस आर्ट है, जो रामायण का जितने भी कहानियां है, फोटो है, वो इस पर बनाया हुआ है। मेले में दीपावली से जुड़े उत्पादों की भी जमकर बिक्री हो रही है, जिससे स्टॉल धारक खासे खुश हैं। जो यह ओनियन का बना हुआ भिंगराज का हेयर ऑयल है और बॉडी पेन ऑयल, फेस वॉश सारा है, तो मार्केटिंग ठीक ठाक है हमारा यहाँ पे। मेला में खाने पीने का स्टॉल में भी लोगों की काफी भीड़ देखी जा रही है। यहाँ प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हो रहा है। रांची से सरिता की रिपोर्ट। बोकारो पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 2 सदस्यों समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। चास एसडीपीओ प्रवीर कुमार सिंह ने बताया कि 21 अक्टूबर को चास थाना क्षेत्र से एक बाइक की चोरी हुई थी। अनुसंधान के क्रम में बाइक चोर गिरोह के 2 सदस्य पकड़े गए। उनकी निशानदेही पर चोरी की बाइक के खरीदार को भी धर दबोचा गया। थाना प्रभारी चास के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया और इनके द्वारा विभिन्न स्थानों पर छापेमारी करके 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अमरिंदर गोस्वामी, पप्पू सिंह और मनीष कुमार साव।
और इनके निशानदेही पर गाड़ी बरामद किया गया है। बिल्कुल, ये लोग एक गिरोह बना के करते थे। ये लोग का आपराधिक इतिहास भी है। पूर्व में भी ये लोग BSC थाना, जरीडी थाना, चास थाना से जेल जा चुके हैं। देवघर के रिखिया थाना क्षेत्र के जरवाडी गांव में घरेलू विवाद में पुत्र ने पिता की चाकू मारकर हत्या कर दी। वहीं बीच बचाव करने आई मां, बहन और पत्नी पर हमला कर उन्हें भी बुरी तरह जख्मी कर दिया। राज्य में चक्रवाती तूफान दाना का प्रभाव कम हो गया है। हालांकि इसके प्रभाव से पिछले 24 घंटे के दौरान हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। वहीं कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों ने बताया कि बारिश का यह सिलसिला 31 अक्टूबर तक चल सकता है। लगातार बारिश की वजह से अधिकतम तापमान में भारी गिरावट देखी जा रही है। रांची, जमशेदपुर और पश्चिमी सिंहभूम जैसे जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया गया। वैसे 3 से 4 दिनों के दौरान तापमान में धीरे धीरे 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। और अब जानते हैं आज के इतिहास के बारे में। 27 अक्टूबर साल 1904 को यतीन्द्र नाथ दास का जन्म कलकत्ता यानी आज के कोलकाता में हुआ। वो एक महान क्रांतिकारी थे। उन्हें जतीन्द्र नाथ दास के नाम से भी जाना जाता है। पहली बार वे 1920 के असहयोग आंदोलन में शामिल हुए और 4 दिन के लिए जेल भी गए। इसके बाद वे प्रख्यात क्रांतिकारी शचीन्द्र नाथ सान्याल के संपर्क में आए और क्रांतिकारी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA के सदस्य बन गए। दल के लिए द रेवोल्यूशनरी का पर्चा छपवाकर देश भर में वितरण का अहम दायित्व यतीन्द्र बाबू को सौंपा गया, जिन्हें उन्होंने बखूबी निभाया। भगत सिंह के आह्वान पर लाहौर जेल में क्रांतिकारियों के साथ दुर्व्यवहार को लेकर भूख हड़ताल आरंभ की गई। साल 1929 में 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद यतीन्द्र नाथ दास ने स्वाधीनता की लड़ाई में अपना बलिदान दे दिया। 27 अक्टूबर साल 2010 को पहली बार विश्व व्यावसायिक चिकित्सा दिवस मनाने की शुरुआत हुई। आज ही के दिन व्यावसायिक चिकित्सा के पेशे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। द वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट WFOT व्यावसायिक चिकित्सा पेशे की अंतर्राष्ट्रीय आवाज है, जिसमें विश्व स्तर पर 100 से ज्यादा व्यावसायिक चिकित्सा पेशेवर संगठन शामिल हैं। और अब सेहत की बात में जानते हैं मेंटल हेल्थ की खबरें। मानसिक स्वास्थ्य सभी के लिए महत्वपूर्ण है। व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, इसका प्रभाव उसके जीवन और व्यक्तित्व पर पड़ता है। जब व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होता है तो उसकी उत्पादकता बढ़ जाती है। मानसिक स्वास्थ्य से व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का पता चलता है और उसके भीतर आत्मविश्वास आता है। इसकी वजह से वो जीवन में कठिन परिस्थितियों और तनाव का सामना बेहतर तरीके से करने में सक्षम हो पाता है। काम और दफ्तर का तनाव कई लोगों को खासा परेशान करता है और समस्या का कारण बन जाता है। आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है और इस वर्ष जो थीम है वो इट इज़ टाइम टू प्रायोरिटाइज मेंटल हेल्थ एट वर्क प्लेस। ये ज़रूरी है समझना कि मानसिक स्वास्थ्य और कार्य का बहुत गहरा संबंध होता है। मानसिक स्वास्थ्य की हम परिभाषा लेते हैं जो WHO ने दी है, उसमें ये कहा गया है कि जो 4 कंपोनेंट्स हैं उसमें एक कंपोनेंट है कि वन हु नोज हिज और ओन पोटेंशियल, दूसरा अपने डे टू डे स्ट्रेस को कैसे संभालते हैं और कैसे आप काम करते हैं वो भी उसका अभिन्न अंग है, और चौथा ये है कि वन हु कंट्रीब्यूट्स टू द सोसाइटी एंड द नेशन। जो अनएम्प्लॉयड है, जो काम नहीं करते, उनके भी मानसिक परेशानियां होती हैं
और जहां हम काम करते हैं उससे भी मानसिक स्वास्थ्य में परेशानियां हो सकती हैं। तो ये थे अब तक के समाचार, लेकिन जाने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में साझा किए विचार, देश के नवनिर्माण के लिए लोगों को किया प्रेरित। भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली के भ्रमण को बताया जीवन का यादगार पल। साप्ताहिक अवकाश के बाद कल से विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का नामांकन फिर होगा शुरू। प्रथम चरण के नामांकन पत्रों की भी होगी जांच। शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद। धनबाद में अंतर्राज्यीय बैठक, समन्वय पर जोर। अब तक लगभग 57 करोड़ 66 लाख रुपए की अवैध सामग्री और नकदी जब्त। और इरफान अंसारी की कथित अमर्यादित टिप्पणी मामले में मुश्किलें और बढ़ने के आसार। जामताड़ा में मामला दर्ज। राष्ट्रीय एसटी आयोग ने राज्य के आला अधिकारियों से जांच रिपोर्ट की तलब।